हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं यूपीटीजीडी का पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूँ साइंस का। तो साइंस में एक्चुअली मेन दो सब्जेक्ट आते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और इनका जो लेवल होता है वैसे तो क्लास 10 तक ज़्यादा होता है, लेकिन 12 तक के क्वेश्चन और थोड़े से ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। टीजीटी में खास करके 12 तक के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये सिलेबस कवर करा रहा हूँ। इसमें हमारा जो चैप्टर 1 है वो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वैसे चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, और इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में तो यूनिट एंड मेजरमेंट है, दूसरे पार्ट में एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है, एक्यूरेसी, इस टाइप के क्वेश्चन है, और तीसरा जो टॉपिक था हमारा वो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज है। देखिए, मेरा जो ये सिलेबस चल रहा है, जो मैं कवर करा रहा हूँ, इसमें मेरा एक सिंपल सा तरीका ये है कि मैं पहले आपको जो भी टॉपिक है उसकी एक वीडियो दे रहा हूँ जिसमें उस टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, बिल्कुल बेहतरीन एग्जांपल के साथ। ठीक है, मतलब जैसे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज है तो मैंने एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। अब ये जो वीडियो है उसके बाद ये वीडियो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। तो इससे क्या होता है कि आप पहले नोट्स की वीडियो देखिए और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो को देखिए, तो आप उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और आपके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। क्योंकि नोट्स के बाद अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ अगर आपके पास कोई सैंपल पेपर है तो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो भी हो जाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मेरा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप है वो, और उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारे पीडीएफ, सारे वीडियोस के और ऑनलाइन क्लास के भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं गूगल मीट पर तो उसका भी लिंक आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए फिर अब ज़्यादा डिले ना शुरू करते हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड है। ठीक है, स्केलर से रिलेटेड है ये। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है देखते हैं। दे आर सेइंग दैट इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल वेक्टर c। ठीक है ना, यदि जो वेक्टर p और q है वो वेक्टर c के बराबर है और वेक्टर p बराबर है वेक्टर q, और ये दोनों वेक्टर बराबर है अंडर रूट 3 के, यानी इन दोनों जो वेक्टर है p और q की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 3 है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर c इज 3, और जो मैग्नीट्यूड है c का वो 3 है। यहाँ पर दो वेक्टर दिए गए हैं, एक p दिया है मान लो और एक वेक्टर दिया है q। ठीक, और ये दोनों वेक्टर की जो है दोनों का मैग्नीट्यूड जो है बराबर है, ये भी अंडर रूट 3 है, ये भी अंडर रूट 3 है। अब इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वेक्टर नंबर वेक्टर c, उसकी जो वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं तो p तथा q के बीच का कोण होगा, p तथा q के बीच का हमें कोण बताना है। तो हमें इसमें एक फॉर्मूला लगाना होता है फ्रेंड्स, बता देता हूँ। c स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये इसमें फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो इसमें c स्क्वायर हम c की वैल्यू रखेंगे, p स्क्वायर p की वैल्यू, q स्क्वायर q की वैल्यू, जहां भी p और q है और c है उनकी वैल्यू हम रखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम c स्क्वायर रखते हैं, दैट इज 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, फिर p स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर q स्क्वायर क्योंकि वैल्यू सेम है तो इसमें भी अंडर रूट 3 का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 cos थीटा, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 9 इज इक्वल 3 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6 cos थीटा, ये हो जाएगा 9 इज इक्वल 6 प्लस 6 cos थीटा। और अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ये लिख देंगे 9 माइनस 6 इज इक्वल 6 cos थीटा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 3/6 इज इक्वल cos थीटा, और cos थीटा इक्वल आया है 1/2 के। ठीक है, cos थीटा किसके इक्वल आया, 1/2 के। अब हम cos थीटा के लिए cos में 1/2 को देखेंगे कितने डिग्री का आता है। तो अगर आप इसे चेक करेंगे, अगर आपको टेबल याद है तो आपको पता होगा दैट cos थीटा इज इक्वल होगा 1/2 की वैल्यू के लिए cos 60 डिग्री के इक्वल, तब थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60 डिग्री। अब देख लीजिए हमारा आंसर इसमें से क्या है, इसमें आंसर पाई में है तो हम इसको पाई में कन्वर्ट करते हैं, तो 60 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाई 3। क्या लिखते हैं, पाई बाई 3 लिखते हैं, 180/3 होता है 60 डिग्री। ठीक, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, आंसर ए इज द राइट आंसर, पाई बाई 3 हमारा आंसर आ गया। अगर डिग्री में दिया होता तो 60 डिग्री हो जाता और पाई वैल्यू में दिया होता पाई बाई 3। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी वेक्टर से रिलेटेड है, वेक्टर से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उन्होंने कहा यदि वेक्टर a इज इक्वल 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप
तथा बी जो वेक्टर है वो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के हो तो ए प्लस बी का परिमाण कितना होगा। ठीक है, इसमें हमें मैग्नीट्यूड बताना है ए प्लस बी का, और दो वेक्टर दिए हैं, ए वेक्टर की वैल्यू दी है और बी वेक्टर की वैल्यू दी है। अब अगर आपको ये नहीं पता आई कैप जे कैप और के कैप है क्या, एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ सिंपल फॉर्म में। पहले आई कैप और जे कैप यानी दो से समझिए। देखिए हमारे पास एक्सिस होते हैं, लाइक एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो कोई चीज जब एक्स एक्सिस पर चलती है, ठीक है, तो उसकी जो पॉइंट होगी, अगर हमारे पास 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, ये तो हम बता सकते हैं। साथ साथ अगर वो वाई एक्सिस पे चलती है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट या 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो भी हम बता सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है? तो एक्स एक्सिस के लिए हम एक डायरेक्शन वेक्टर रखते हैं, यूनिट वेक्टर रखते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के लिए रखते हैं जे कैप। तो अब कोई वेक्टर अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पर है, ठीक है, एक वेक्टर है हमारा एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट तक, तो हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? मान लीजिए ए वेक्टर है एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पर, तो हम इसे पूरी तरह से ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आई कैप, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये वेक्टर इस तरह से हो तब क्या होगा? अब हम इस वेक्टर को देखते हैं कि ये अब दो एक्सिस पे हो गया, एक्स पे भी है और वाई पे भी है, ठीक है, दो प्लेन में हो गया एक्स और वाई प्लेन में, तब हम इसे ऐसे लिखेंगे 3i प्लस 3j कैप। तो ये समझाने के लिए एक तरीका था। अब 3 डायमेंशन में, 3 एक्सिस में एक और हमारा डायमेंशन आ जाता है जेड, तो उसके लिए जो यूनिट वेक्टर होता है, जो डायरेक्शन वेक्टर होता है, वो होता है के कैप। यानी कि ये जो वेक्टर हैं ए और बी, ये इन्होंने बताया 3D में एक वेक्टर की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। तो अब इसमें हमें इसे सॉल्व करना है, ए और बी का परिमाण बताना है। तो सबसे पहले मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। देखिए वेक्टर ए जो दिया है वो हमें क्या दिया हुआ है, 3i कैप, यानी एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट है, ठीक है, और माइनस है जे कैप, फिर माइनस है 2 के कैप, ठीक है, और जो वेक्टर बी है वो इक्वल है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, ये है। अब इसमें हमें बताना है a प्लस बी, दैट इज a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी का हमें मैग्नीट्यूड हमें बताना है। तो ये किसके इक्वल होगा? वेक्टर a और वेक्टर b के, ठीक है, ये हमें निकालना पड़ेगा। और फिर इनकी जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट करके हमें इसे निकालना पड़ेगा। तो पहले हमें वेक्टर a और b चाहिए, तब हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, वेक्टर a और b का साइन हमें चाहिए होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप, और इसमें ऐड करेंगे b वाले वेक्टर को, दैट इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। इससे हमें क्या मिलेगा? हमें a प्लस बी पूरा एक वेक्टर मिल जाएगा, एक फॉर्म में हमें वेक्टर मिल जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करो, पहले i और i के साथ हम इसे सॉल्व करेंगे, तो i वाले के साथ आ जाएंगे तो 4i कैप हो जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस 4j कैप, और फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज माइनस 4k कैप। देखिए ये जो आया है अभी, ये a प्लस बी की वैल्यू आई है, लेकिन मैग्नीट्यूड की वैल्यू नहीं आई है। मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखिए मैग्नीट्यूड अगर हमें पूछा है, परिमाण अगर हमें पूछा है, तो इनके जो i कैप, j कैप और k कैप के साथ जो वैल्यू दी हुई है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। दैट इज हम लिख सकते हैं i वाले के साथ 4 है तो 4 स्क्वायर प्लस, और j कैप के साथ माइनस 4 लिखेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर, और k कैप के साथ भी माइनस 4 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे। ठीक है, तब ये जो वैल्यू आती है 16 प्लस 16 प्लस 16, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 अंडर रूट 3, दैट इज। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया बी 4 अंडर रूट 3, ये आंसर आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो ये कह रहे हैं p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो वेक्टर a 2j 2i कैप होगा, ये 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk एंड वेक्टर b इज इक्वल 2i कैप माइनस 3j प्लस k परस्पर लंबवत है। लंबवत मतलब क्या है कि a और b एक दूसरे पर लंबवत है। वेक्टर a इस तरह से है तो वेक्टर b इस तरह से होगा, एक दूसरे पर 90 डिग्री पर ये है। ठीक है, तब हमें क्या बताना है? तब हमें p की वैल्यू बतानी है। अब इस केस में ध्यान रखिएगा, अगर दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर है तब a डॉट b जो होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, a डॉट b क्या होता है? 0 होता है। अब ये 0 क्यों होता है? ये 0 क्यों होता है? देखिए आधी नॉलेज नहीं रखनी है,
नॉलेज रखनी है तो पूरी रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों होता है। देखिए, जो दो वेक्टर होते हैं अगर हम उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, एक फॉर्मूला होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। अब हमने कहा अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो कोस थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री, यस और नो। तो अगर मैं 90 डिग्री रख दूं cos 90, ठीक है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है आप मुझे बताइए, cos 90 की वैल्यू होती है 0, दैट इज a डॉट b जो होती है आइडेंटिटी वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये रखा है a डॉट b इज इक्वल 0, ये रखकर हम वैल्यू निकालेंगे p का। तो a कितना है वेक्टर, वेक्टर a है 2i कैप प्लस 2j प्लस p k और डॉट 2i माइनस 3j प्लस k। अब ये दोनों इक्वल होंगे किसके, 0 के इक्वल होगा। तो अब हमें पता है एक और, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जब यूनिट वेक्टर होते हैं i कैप इंटू आई कैप, यानी i इंटू आई होता है डॉट प्रोडक्ट में, तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1 के, किसके इक्वल होता है 1 के। इसी तरह से यूनिट वेक्टर j और j की अगर आपस में आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 के इक्वल होता है, और इसी तरह यूनिट वेक्टर k का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो 1 के इक्वल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। केवल डायरेक्शन वेक्टर की बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं, या फिर यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तब अगर हम इन्हें डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम 4 टू 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 3 6, दैट इज -6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और p और 1 है साथ में k के, तो p आ जाएगा, सिर्फ p, ओके, और इक्वल होगा 0। तो 4 माइनस 6 प्लस p इज इक्वल आ गया 0, दैट इज -2 प्लस p इज इक्वल 0। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस तरह से हमने p की वैल्यू निकाली, ओके। तो हमारा आंसर आ जाता है b इज द राइट आंसर, p इज इक्वल 2, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी हमें यहाँ से मिली, दैट a डॉट b इज इक्वल होता है 0 जब a और b दोनों एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, या फिर 90 डिग्री पर है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के इक्वल होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, एक तरह से मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे बाकी जो चैप्टर हैं फिजिक्स के, ठीक है, फोर्स वगैरह के, उनसे रिलेटेड भी है, बस इसे वेक्टर फॉर्म में इन्होंने दे दिया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा भारी नहीं है, फॉर्मूला इसमें लगेगा एक तो, और एक ये देखेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करें। सो दे आर सेइंग दैट 3 बल F1 F2 एंड F3 किसी क्षण एक साथ कार्यरत होकर उसे बिंदु 5i माइनस 5j माइनस 7k से बिंदु 6i 2j माइनस 2k तक विस्थापित करते हैं, तो कण पर किया गया कार्य, इसमें हमें कार्य बताना, इसमें क्या बताना है, कार्य। लेकिन उसने कहा कि 3 फोर्स हैं, एक ही पॉइंट पर 3 फोर्स लगे हुए हैं, तो जब 3 फोर्स काम करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है उसमें से एक फोर्स ऐसा हो अपोजिट डायरेक्शन का हो, या तीनों ही सेम डायरेक्शन के हो, या एक डायरेक्शन में, दो अपोजिट डायरेक्शन में हो, वो कुछ भी केस हो सकता है। हमें तो ये चाहिए कि टोटल फोर्स कितना होगा। तो एक तो हमें इसमें चीज निकालनी पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ। टू सॉल्व हमें क्या क्या सॉल्व इसमें से करना है, पहले टू सॉल्व एफ, सबसे पहले तो हमें चाहिए एफ टोटल, जो भी हमारा मेन एफ है वो तीनों फोर्स। सेकंड हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, S2 माइनस S1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, ये फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल है, जहां से उसने शुरुआत की और जहां तक वो ले गया, ठीक है। उसके बाद हम W निकाल सकते हैं, W इज इक्वल F इंटू S से, ठीक है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, W दैट इज वर्क। तो शुरू करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, F निकालना है। सबसे पहले वी विल कैलकुलेट F, दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3, इससे हमें टोटल F मिल जाएगा, जो मेन हमारा फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है। तो F1 की वैल्यू रखते हैं, दैट इज 10i माइनस j प्लस 11k प्लस 4i प्लस 5j
प्लस 6k प्लस थर्ड जो F3 है उसकी वैल्यू है -2i प्लस j -9k। अब इन तीनों से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा 12i, ये हमारा कितना आ जाएगा 12i, और ये आ जाएगा प्लस 5j और प्लस आएगा 8k। ये हमारा f आ गया। देखिए f तो आ गया, अब हमें s भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, वो होता है s2 माइनस s1। तो दोनों की ही वैल्यू रख के इसी तरह से हम अब की बार डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो 6i, s2 की वैल्यू कितनी है 6i प्लस 2j माइनस 2k, और इसमें से हमें माइनस करना है जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी 5i माइनस 5j माइनस 7k। ठीक है, तो इसमें भी हमें एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मेन कितना आया है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा यहाँ से आप देख लीजिए, इसे सॉल्व करके ये आएगा i और इसमें आ जाएगा माइनस 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 प्लस, दैट इज प्लस 5j और माइनस माइनस प्लस, दैट इज प्लस 5k। ये आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए दोनों चीज आ गई, हमारे पास फोर्स आ गया, फाइनल फोर्स जो वर्क कर रहा है, ठीक है, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया कि कितना उसने डिस्प्लेस किया। अब इन दोनों से, वेट एक सेकेंड, इसमें कुछ डाउट है, माइनस माइनस 7, ये 7 आएगा, 7j कैप। ठीक है, अब दोनों चीज आ गई, तो अब हमें निकालना है वर्क। तो वर्क के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम वर्क के लिए फॉर्मूला लगाएंगे W इज इक्वल एफ इंटू एस। ठीक है, तो F की वैल्यू लिख लेते हैं, F की वैल्यू हमारे पास है 12i प्लस 5j प्लस 8k, और डॉट प्रोडक्ट हम इसे करेंगे किसके साथ, S के साथ, और S की वैल्यू i प्लस 7j प्लस 5k। अब ये हमारा डॉट प्रोडक्ट करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 12 इंटू 1 दैट इज 12 प्लस 5 इंटू 7 दैट इज 35 और 8 इंटू 5 दैट इज 40। तो इन सबको ऐड करके हमें जो मिलता है आंसर मिलता है 87 यूनिट। ये हमें आंसर मिलता है 87 यूनिट। ये हमारा वर्क आ गया 87 यूनिट। अब जो भी इसमें है यूनिट है, फोर्स न्यूटन वगैरह जो भी कुछ दे रखा है उस यूनिट में आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है ए 87 यूनिट, दैट इज आंसर। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, तीन फोर्स दे रखे थे, तीन में से हमने क्या करा, सबसे पहले कंबाइंड फोर्स निकाला दैट इज एफ। ठीक है, जो मेन हमारा फोर्स वर्क करेगा, ठीक है, वो निकाला। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, जिस बिंदु से शुरू करा जहां तक ले गया, तो जहां तक ले गया उस बिंदु में से फाइनल में से इनिशियल पॉइंट घटा के हमने एस निकाला। फिर हमने निकाला वर्क जिसका फॉर्मूला था एफ इंटू एस। दोनों का रख के डॉट प्रोडक्ट करके हमने आंसर निकाल लिया 87 यूनिट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, इन्होंने कहा आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्रमशः एक्स वाई जेड अक्षों की दिशा में एकांक वेक्टर हैं, तब गुणनफल आई क्रॉस जे कैप बराबर होगा। देखिए ये एक आइडेंटिटी है एक्चुअल में, मैंने आपको अभी बताया था कि एक्स एक्सिस पे आई होता है यूनिट वेक्टर, और वाई एक्सिस पे जे होता है, और जेड एक्सिस पे के होता है। तो इन्होंने एक आइडेंटिटी पूछी दैट आई क्रॉस जे कैप किसके इक्वल होता है। तो मैं बता दूं ये आइडेंटिटी है, ये मैंने पिछली वीडियो में करवा दी है। तो ये इक्वल होता है के कैप के, किसके इक्वल होता है के कैप के, इतना सोचना ही नहीं इसमें। तो ये तो आंसर आ गया सी, आंसर है सी के कैप। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो सदिश ए व बी दिए गए चित्र के अनुसार कार्यरत हैं, और यदि ए इज इक्वल बी इज इक्वल 10 न्यूटन, तो परिणामी कितना होगा। देखिए दो फोर्स दो वेक्टर्स दिए हैं, ठीक है, दोनों की जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, और इन्होंने इसका परिणामी पूछा है। ठीक है, दोनों कितने डिग्री के एंगल पे है, 60 डिग्री के एंगल पे है, और इनका परिणामी पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए टेल टू टेल कनेक्ट है, तो इनका परिणामी जो है पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसके थ्रू दिया जाएगा। किसके थ्रू, पैरेललोग्राम के डायगोनल के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, ये लॉ मैंने कल भी समझाया था आपको, जब टेल टू टेल होते हैं तो डायगोनल बनता है, ओके, और जब टेल टू हेड होता है तो ट्रायंगुलर बनता है, ये चीज है। तो ये इसका रिजल्टेंट आएगा।
अब रिजल्टेंट का हमें परिणामी देखना है तो क्या होगा, हमें पता है दो वेक्टर हैं, एंगल दिया हुआ है, तो क्या होता है आर इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ये होता है। देन अंडर रूट ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर की वैल्यू रखिए क्योंकि 10 न्यूटन है तो दोनों ही 10 स्क्वायर, बी भी 10 है तो 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 cos ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो अभी हो गया अंडर रूट 100 प्लस 200 इंटू cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, दैट इज ये भी 100 रह गया। तो ये हो गया अंडर रूट 100 तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे अंडर रूट को तो ये जाएगा 10 अंडर रूट 3, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10 अंडर रूट 3, ये इसका हमारा परिणाम आ गया, दैट इज ए इज द आंसर 10 अंडर रूट 3 न्यूटन। ओके नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इजी है, इंपॉर्टेंट भी है। वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिशा में एकांक वेक्टर है। देखिए अब एकांक वेक्टर यूनिट वेक्टर इन्होंने पूछा है, यूनिट वेक्टर बताना है कितना होगा। तो कल मैंने यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला लगाया था, मैं आपको फिर से लिख देता हूँ। मान लीजिए यूनिट वेक्टर निकालना है ए का, तो यूनिट वेक्टर होता है ए कैप इज इक्वल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि ऊपर तो वेक्टर ही लिखना है, नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है। तो इसको निकाल के दिखाता हूं, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए विल बी, ऊपर तो लिखना है वेक्टर जो दिया हुआ है दैट इज आई प्लस 2j प्लस 3k, ये तो हमने ऊपर लिख लिया। अब नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है इसका परिणामी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो i के साथ है उसका स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, जो j के साथ है उसका भी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, और जो k के साथ है उसका भी स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में जाएगा अंडर रूट 14, यही आंसर होगा। तो हमारे पास आंसर आया ए, आंसर क्या है ए, ठीक है। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा यूनिट वेक्टर का, ए कैप इज इक्वल वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें पूछा है एंगल, ठीक है। एक वेक्टर है 2i प्लस 3j, वाई एक्स के बीच का कोण बताना, वाई से बीच का कोण बताना है। मान लीजिए एक वेक्टर है, ठीक है, वो कहीं भी है, तो वाई एक्सिस से उसे एंगल बताना है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, मैं आपको बता दूं, इसमें बीच का कोण पूछा हो या डायरेक्शन पूछी हो वाई एक्सिस से, तो मेन बात होता है थीटा पूछा है। क्या पूछा है, थीटा, दैट इज डायरेक्शन पूछे, थीटा पूछा है, ठीक। चलिए मान लेते हैं एक वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस 3j। अब मुझे बताइए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि कोई वेक्टर है और वो दो प्लेन में, एक्स और वाई में, क्योंकि तीसरा नहीं दिया तो दो प्लेन में है। अब दो प्लेन में है तो ये एक्स एक्सिस पे तो 2 यूनिट है और वाई एक्सिस पे 3 यूनिट है, दैट इज ये लमसम आप ये कह सकते हैं 2 यूनिट और 3 यूनिट, लगभग ऐसे जाएगा कुछ कुछ। अगर मैं 1 यूनिट 2 करूं और 1 2 और 3 करूं, ठीक है, ये कुछ ऐसा है। अब ये जो पॉइंट है इसी की वैल्यू है 2 and 3, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप, ये कुछ इस तरह से। अब इसका y से एंगल बताना है, दैट इज थीटा बताना है, ठीक है। अब ये जो थीटा में निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है tan इनवर्स ax अपॉन ay, दैट इज जो x एक्सिस पे है अपॉन जो y एक्सिस पे आपकी वैल्यू है, दैट इज हो जाएगा tan इनवर्स, और x एक्सिस पे हमारा कितना था 2 यूनिट, y एक्सिस पे था 3 यूनिट, तो बस यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको अभी हम सॉल्व, एंगल हमें दिया नहीं है तो हम एंगल बताएं, तो बस यही हमारा आंसर आ गया, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स 2/3। सो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो एंगल जब भी बताना है tan के साथ बताना है, तो साइन वाला तो आएगा ही नहीं, ओके। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चन था, और इस तरह से मैंने वेक्टर भी आपको समझा दिए कि आई कैप और जे कैप का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दो वेक्टरों P तथा Q का परिणामी R है, ठीक है। ये कह रहे हैं दो वेक्टर हैं P और Q, जिनका जो परिणामी है दैट इज, मैं मान सकता हूँ कि जो P है, वेक्टर R है, वो P और Q के इक्वल है, ये भी कह रहे हैं। यदि वेक्टर Q की दिशा उलट दी जाए
तो परिणामी वेक्टर s हो जाता है। ओहो, मजेदार बात यह है, कह रहे हैं s होगा अगर हम p प्लस नेगेटिव ऑफ q करें, क्योंकि दिशा पलटी है तो नेगेटिव हो जाएगा, तब क्या हो जाता है, परिणामी s हो जाता है। अब हमें क्या निकालना है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का मान कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बताना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम निकालते हैं कि आर स्क्वायर कितना होगा। आर स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। अब एस स्क्वायर कितना होगा, एस स्क्वायर में हमें बस क्या रखना है, क्यू की जगह पे नेगेटिव क्यू रखना है, नेगेटिव क्यू स्क्वायर प्लस 2p इंटू नेगेटिव क्यू कॉस ऑफ थीटा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस 2pq कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा। अब अगर हम दोनों को सॉल्व करें, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो हमें बस कितना आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा एंड प्लस फिर एस वाला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। अब हम देखते हैं कि ये टर्म्स इससे कैंसिल होगी और हमारे पास बचा 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ गया। तो आंसर कौन सा आया, आंसर हमारा बी, 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। फ्रेंड देखिए, ये तो पॉजिटिव में आया था, अगर नेगेटिव में होता तो क्या होता, अगर ये हमसे ये पूछ लेते कि भाई हमने तो पॉजिटिव में पूछा है, आप आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो मैं आपको बता दूं आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर में क्या होता कि जो एस वाली टर्म है वो सारी नेगेटिव हो जाती और फाइनल आंसर आपका जो बचता वो बचता 4pq cos ऑफ थीटा। तो आप इसको करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और थीटा क्या है, पी और क्यू के बीच का एंगल। तो 9th क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 10th पर, ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट वेक्टर p मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद x एक्सिस एंड द वेक्टर q मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद y एक्सिस। दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दो वेक्टर हैं, एक हमारा है x एक्सिस से 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, किससे बना रहा है, x एक्सिस से, ये वाला एंगल 120 डिग्री, एक वेक्टर है p। अब ये कह रहे हैं एक वेक्टर q है जो y एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। अब y एक्सिस 90 तो ये हो गया और 30 डिग्री दैट इज ये, तो यानी कि वेक्टर q भी इसी पर है, वेक्टर q भी इसी पर है, ये वेक्टर इसी पर है, सेम डायरेक्शन में है, सेम एंगल पे और सेम, ये हमारा वेक्टर q हो गया। तो अभी कह रहे हैं देयर रिजल्टेंट विल बी, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों वेक्टर भी सेम है, तो जो इनका परिणामी होगा, जो इनका रिजल्टेंट होगा वो सिंपल p प्लस क्यू के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, p प्लस क्यू के इक्वल। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। इफ a इज इक्वल b देन एंगल बिटवीन a प्लस b एंड a माइनस b विल बी। ये कह रहे हैं अगर a इज इक्वल b है तो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का एंगल बताओ। इस आइडेंटिटी को याद रखिएगा, इसमें आंसर आएगा 90 डिग्री, ठीक है। a प्लस बी इज और a माइनस बी के बीच का अगर एंगल बताना है आपको, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 90 डिग्री हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं दैट्स एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a क्रॉस बी, a प्लस बी और a क्रॉस b के बीच का हमें एंगल बताना है, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये हमें बताना है। तो इसको हम कैसे बताएंगे, ये भी एक आइडेंटिटी है, मैं आपको बता दूं, इसके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, दैट इज π/2। कितना होगा, π/2। तो अब अगर आपने देखा a प्लस बी वाला आया था एंड a माइनस बी वाला आया था, तब भी एंगल 90 डिग्री है। a प्लस बी के साथ a क्रॉस बी आ जाए तब भी एंगल 90 डिग्री है। इन दोनों आइडेंटिटी को याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर। द यूनिट वेक्टर अलोंग i प्लस j विल बी। ये कह रहे हैं यूनिट वेक्टर निकालना है i और j के लिए, यूनिट वेक्टर निकालना है i और j के लिए। तो यूनिट वेक्टर दैट इज, मैं मान सकता हूँ, मान लीजिए हमारे पास यूनिट वेक्टर मान लेते हैं a निकालना है i और j के लिए। i प्लस j हमारे पास एक वेक्टर है, तो इसका क्या होगा, i के साथ जो यूनिट है वो 1 स्क्वायर और j के साथ यूनिट है दैट इज 1 स्क्वायर। तो जो यूनिट वेक्टर होगा a कैप इज इक्वल i प्लस j अपॉन √2, ये आंसर आएगा बस। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी।
आई प्लस जे अपॉन अंडर रूट 2 ये होगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वही है वेक्टर अपॉन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 इन यूनिट वेक्टर। अभी कह रहे हैं यूनिट वेक्टर है 0.4 i प्लस 0.8 j प्लस b के द वैल्यू ऑफ द b विल बी। अब ये कह रहे हैं यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू 1 है, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल है 1 है, दैट इज 1 जो इक्वल है वो है 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। ठीक है, तो 1 इज इक्वल 0.4 का स्क्वायर करोगे तो 0.16, 0.8 का स्क्वायर करोगे 0.64 प्लस b स्क्वायर, दैट इज हमारे पास आ जाता है 0.8। 1 इज इक्वल 0.80, तो 1 माइनस 0.8 मान लीजिए, ठीक है, और इज इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर, किसके b स्क्वायर के इक्वल। तो b इज स्क्वायर इज इक्वल आ गया क्या 0.2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 का अंडर रूट। तो इसके साथ हमारा आंसर जो आया वो आया है डी, आंसर नंबर डी। तो यूनिट वेक्टर हमेशा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, कोई भी वेक्टर दिया अगर वो यूनिट वेक्टर कहने तो 1 के इक्वल उसकी अमाउंट आ जाएगी। चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 एंड 3 इज 1। देखिए ये कह रहे हैं दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर हैं, एक 3 है, ओके, एक 3 न्यूटन मान लो, कोई भी 3 यूनिट है, ठीक है, और दूसरा 4 यूनिट है, और इनका जो मैग्नीट्यूड है, जो इनका मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट है, किसी भी तरह से है 1 यूनिट है। तब ये कह रहे हैं द एंगल बिटवीन देम विल बी, अब इनके बीच का एंगल बताना। तो जब रिजल्टेंट हमें दिया है, अगर हमें r दिया है जो कि 1 है, ठीक है, दोनों वेक्टर दिए हैं, मान लीजिए a मान लीजिए 3 और b मान लीजिए 4, तो क्या हम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो r स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, a कितना माना है हमने 3, 3 का स्क्वायर हो गया, b माना है 4, 4 का स्क्वायर हो गया, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 4 ऑफ cos थीटा, थीटा में निकालना है। तभी हो गया 1 इज इक्वल 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 4 दैट इज 24 cos ऑफ थीटा। ये हो गया 1 माइनस 25 इज इक्वल 24 cos थीटा, और माइनस 24 इज इक्वल 24 cos थीटा, दैट इज cos थीटा बराबर आ गया -1। अब cos थीटा जब -1 होता है तो ये समझ लीजिएगा cos थीटा इक्वल होता है cos 180 डिग्री के। तो थीटा कितना आया? थीटा आया 180 डिग्री, और अगर हमें 1 डिग्री में नहीं दिया है तो ये केवल पाई और पाई के इक्वल हो गया, दैट इज ए इज द आंसर। कौन सा आंसर है इसका? ए आंसर है। ठीक है, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि कई बार हमें वेक्टर दिया होता है, कई बार हमें एंगल निकालना होता है, कई बार रिजल्टेंट के साथ वेक्टर्स दिए होते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, सभी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड इनकी वैल्यू चेंज करके इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, और वेक्टर में से क्वेश्चन आना ही आना है, ये डेफिनेटली आप लिख के ले जाइए। वेक्टर्स के जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 20 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ फिलहाल, तो इनमें से आपको जरूर इन टॉपिक्स पे से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एग्जैक्टली देखिए न्यूमेरिकल में नहीं कहा जाता कि एग्जैक्टली यही फिगर्स आएंगी, कुछ जो डायरेक्ट वाले हैं जो फॉर्मूला बेस्ड है वो तो आ जाएंगे, लेकिन इनकी वैल्यू चेंज होकर आ सकती है, कुछ और नए तरीके से आ सकता है, लेकिन फॉर्मूला और जो डिजाइन है क्वेश्चन का वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन व्हाइल विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये कह रहे हैं दो वेक्टर हैं, एक 3n है और एक 4n है, यानी ये इसके क्या है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो फोर्स की वैल्यू बतानी, एफ की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, मैग्नीट्यूड बताना है फोर्स का कितना होगा। तो जब हमारे पास दो वेक्टर होते हैं तो हम ये मान लेते हैं ये इसके दोनों क्या है, एक एक्स एक्सिस पे है एफ एक्स है और दूसरा इसका वाई है, इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एफ एक्स इज इक्वल हो गया 3 न्यूटन क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, और एफ वाई हो गया 4 न्यूटन क्योंकि वो वाई एक्सिस पे है। तो एफ क्या होता है? एफ होता है अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, यही करते आ रहे हैं, यही हमें करना है। ठीक है, तो ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16,
और ये हो गया अंडर 25 विच गिव्स द वैल्यू ऑफ 5n। तो फोर्स हमारा कितना है 5n। बहुत सिंपल क्वेश्चन, हमारा फोर्स आ गया 5n का। तो जब भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिए हो तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से अगर आपको कोई फोर्स वर्क वगैरह निकालना है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, तो फॉर्मूला आता है अंडर रूट जो x एक्सिस पे है उसका स्क्वायर प्लस जो y एक्सिस पे है उसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में देखिए, ए पार्टिकल ऑन अप्लाइंग फोर्स ऑफ 4i plus 3j plus 3k न्यूटन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन 3i 2j minus 6k to 4i 13j plus 9k। ये कह रहे हैं एक फोर्स लगाने के कारण, जो फोर्स है 4i j और 3k का, इस फोर्स के कारण एक ऑब्जेक्ट 3i 2j minus 6k से अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है 14i 13j और 9k तक। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ वर्क डन हियर। ठीक है, फोर्स न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, वैल्यू बतानी है वर्क। अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें तो फोर्स भी निकालना था, इसमें डायरेक्टली फोर्स दिया हुआ है, फाइनल फोर्स दिया हुआ है 4i प्लस j प्लस 3k। देखिए इस केस में हमें कैसे पता लगा कि यही फोर्स रखना है, क्योंकि फोर्स की एक ही वैल्यू दी है, F1 F2 करके नहीं दिया गया, उसने ये नहीं बताया बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उसने कहा दैट अप्लाइंग फोर्स केवल एक ही फोर्स है जो अप्लाई हुआ है। लेकिन यहाँ S निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा S2 माइनस S1। ठीक है, तब डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 14i प्लस 13j प्लस 9k और माइनस 3i प्लस 2j माइनस 6k। ठीक है, तो यहाँ से ही क्या आया 11i प्लस 11j और माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 6 15k। ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क जो होता है अभी पता है हमें F इंटू एस के इक्वल होता है, दैट इज 11i प्लस 11j प्लस 15k। ये S की वैल्यू मैंने पहले रख दी और अब मैं रखूंगा फोर्स की वैल्यू 4i प्लस j प्लस 3k। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें पता है i कैप डॉट i कैप 1 होता है, तो सिंपल इसमें मल्टीप्लाई आएगी 11 4 जो 44 प्लस 11 प्लस 15 3 जो 45 और ये हो जाएगा 11 प्लस 44 दैट इज 55 प्लस 44 दैट इज 100 जूल। 100 जूल का वर्क आ जाएगा। इसका आंसर हो गया ए। तो देखिए उसमें फोर्स में बहुत सारे दे रखे थे तो उससे एक फोर्स निकाला, डिस्प्लेसमेंट उसमें ऐसे ही निकाला था, इसमें फोर्स दे रखा है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इफ a is equal b plus c and the magnitude of a b c are 5 4 3 respectively। देखिए ये कह रहे हैं a जो है वो b plus c के इक्वल है, यानी इनका मैग्नीट्यूड है। अब a b c की जो वैल्यू दे रहे हैं 5 4 3 दे रहे हैं, अगर मैं 5 4 3 के अकॉर्डिंग इन्हें रखूं तो मुझे पता लगेगा कि जो a वेक्टर है वो इनका मैग्नीट्यूड है और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, b और c के बीच का एंगल। ये 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए और ये a की वैल्यू है 5। ठीक है, ये c हो गया, ये हमारा b हो गया और a की वैल्यू कितनी है 5। तो ये कह रहे हैं एंगल्स बिटवीन a एंड c। अब a और c के बीच का एंगल बताओ, ये वाला एंगल बताना है और हमें पता है b और c के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग है 5 4 3, तो ये वाला एंगल बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल कोस इनवर्स ये हो जाएगा 3/5। क्या हो जाएगा 3/5 और यही आंसर होगा, बस इसमें कोई कट नहीं रहा, कुछ भी और अलग से नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, इसका आंसर निकालने के लिए हमने यूज किया है सिंपल एक फॉर्मूला, दैट cos इनवर्स जो बेस होता है, ठीक है, वो अपॉन जो हाइपोटेन्यूज होता है वो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। 20 क्वेश्चन है इस वीडियो में, 19 क्वेश्चन सेकंड लास्ट। इफ a क्रॉस b इज इक्वल a डॉट b, the magnitude of a cross b is equal magnitude of a dot b, then angle between a and b will be। एंगल बताना है a और b के बीच का। यहाँ कह रहे हैं a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो a डॉट b के इक्वल है, तो एंगल देख लेते हैं। देखिए a क्रॉस b का मतलब क्या है,
ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी का मतलब क्या है, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी से तो ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा। यानी एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें ये दोनों बराबर हैं। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री होगी, तभी साइन थीटा जो है कॉस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, यही आइडेंटिटी है, इसी तरह से हम करते हैं। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। टू वेक्टर्स p एंड q मैग्नीट्यूड 5√3 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। दो वेक्टर है p जिसका मैग्नीट्यूड है 5√3 और एक वेक्टर है q जिसका मैग्नीट्यूड है 10। ठीक है, ये इसके मैग्नीट्यूड है। तब ये कहना है आर इंक्लाइन एट ईच अदर एट 30 डिग्री। दोनों एक दूसरे पर इंक्लाइन है 30 डिग्री पर। ये एंगल 30 डिग्री है, इस वाले को q मान लो, इस वाले को p मान लो। ओके, तब हमें ये बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर विल बी। इनके वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बताना है। क्या बताना है, वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड बताना है क्या होगा। अभी अभी मैंने बताया था जब दो वेक्टर क्रॉस में होते हैं तो उनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है p q sin थीटा, दैट इज p 5√3, इसकी वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई साइन थीटा, साइन है 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 दैट इज 50√3 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 से 50 कैंसिल, दैट इज 25/3 यूनिट हमारा आंसर आया। ये हमारा आंसर आया किसका, p क्रॉस q के मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो ये भी कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, इस तरह हमारा सी आंसर हो जाता है। ठीक है, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। तो फ्रेंड्स जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे नए क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी सारे आपके जो कंसेप्ट है वेक्टर वाला वो बिल्कुल क्लियर करा देंगे। और ये वीडियो यहीं तक है, और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम पे भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां से भी आपको पता लग जाएगा कब कौन सी वीडियो आएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा एक बार अपनी ओर से, ठीक है। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक में मिल जाएगी, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, आपको सारी वीडियोस भी मिल जाती हैं। और प्लेलिस्ट का नाम है यूपीटीजीटी पीजीटी एग्जाम, ठीक है। तो उसमें आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।